सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 5, संयुक्त व्यंजन और उनका लेखन तथा पाठ 6 शब्द। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1, दोहराई। आज हम इस व्याख्यान 1 में पाठ 5, संयुक्त व्यंजन और उनका लेखन तथा पाठ 6 शब्द को दोहराएंगे। सबसे पहले हम पाठ 5, संयुक्त व्यंजन और उनका लेखन को दोहराएंगे। तो चलते हैं, जानते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 चित्र दिखाए गए हैं, एक लड़की का और एक लड़के का। इस चित्र में ये लड़की बोल रही है, देखो ये आम कितने खट्टे हैं। इस चित्र में लड़का बोल रहा है, देखो ये गुच्छा अंगूर का बहुत मीठा है। तो यहाँ खट्टा, यहाँ बोला गुच्छा। आधा जो है खट्टा में आधा ट और ट से मिलकर बना और गुच्छा में आधा च और छ का प्रयोग हुआ है। तो ये जो 2 अलग अलग व्यंजन को जोड़कर जो बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक आधा होता है और एक पूरा होता है। जब इन दोनों का जोड़ होके पड़ता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बाद हम जानते हैं, उदाहरण के तौर पे हम जानेंगे। यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, ये आपकी किताब का ही है, पेज नंबर 27 है। बच्चा, ये चित्र देखकर आप समझ रहे मच्छर, और इस चित्र को देख के आप समझ रहे मक्खी। इसमें आधा च और च मिलकर आपका बना है संयुक्त व्यंजन। मच्छर में आधा च और छ को मिलकर बना है ये संयुक्त व्यंजन, और मक्खी में आधा क और ख का प्रयोग हुआ है। तो क्या बताया जा रहा है? शब्द में जब 2 व्यंजन मिलाकर बोले जाते हैं वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। एक आधा होता है और एक पूरा होता है। अब संयुक्त व्यंजनों का लेखन क्या है? जब हम लिखते समय संयुक्त व्यंजन को कैसे पहचानेंगे? हमारी वर्णमाला में 3 तरह के वर्ण मिलते हैं। कितने तरह के मिलते हैं? 3 तरह के वर्ण मिलते हैं। नंबर 1 पूरी खड़ी पाई वाले, दूसरा है अधूरी खड़ी पाई वाले, और तीसरा है बिना खड़ी पाई वाले। 3 तरह के वर्ण होते हैं। एक होता है पूरी खड़ी पाई वाले, दूसरा होता है अधूरी खड़ी पाई वाले, और तीसरा होता है बिना खड़ी पाई वाले। अब आप सोचेंगे खड़ी पाई क्या है? तो हम पहले एक एक को समझेंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे। तो पहला मैं आपको बताने जा रही हूँ, पूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण। खड़ी पाई होता है जो आपका बीच की रेखा जो ऐसी है, जो सीधी लाइन होती है, उसे बोलते हैं खड़ी पाई। इस वर्ग में भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है मध्य में आने वाले व्यंजन वर्ण में होता है खड़ी पाई, और एक होता है अंत में आने वाले व्यंजन वर्ण। अब आप सोचेंगे 2 तरह के कैसे? देखिए, जो मध्य में आते हैं वो 2 ही वर्ण होते हैं। एक होता है क और एक होता है फ। जो देखिए क के बीच में है खड़ी पाई और फा के भी बीच में है। तो खड़ी पाई 2 तरीके से होते हैं। एक होते हैं मध्य, तो मध्य में कौन से वो 2 व्यंजन है? क और फ। इससे बने उदाहरण जानते हैं। आधा क में य जोड़ा तो हमारा बन गया कई। आपने देखे सूंड का जो आकार था उसे हटाकर हमने दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ दिया, इससे शब्द बना वाक्य। इसी प्रकार आधा फ जब ता में जुड़ेगा तो ये जो सूंड का आकार है वह हटकर दूसरे व्यंजन के साथ लग जाएगा, वो बन जाएगा फत। इससे शब्द बना हफ्ता। इसी प्रकार आधा क में ख का जब आपका जोड़ होता है तो ये सूंड का आकार हटकर उसे दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ दिया गया, तो ये बना कक। इससे शब्द बना मक्खन। तो आपने देखा
वर्णों के मध्य में आने वाले कौन से दो वर्ण हैं? क और फ। और जिसमें क्या करते हैं, सूंड का आकार हटाकर दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। दूसरा है खड़ी पाई अंत में आने वाले व्यंजन वर्ण। अब अंत में आने वाली खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण कौन से हैं? अब आप खुद पहचानेंगे, मैं आपका इसका तरीका बताती हूँ। जैसे देखो, ख अंत में है, ग अंत में दिया गया, घ, च, ज, झ, अण, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, श, क्ष, स आदि। तो देखा, जो भी आपके अंत में है इन सभी व्यंजन, ऐसे आपके और भी होंगे, आप देखेंगे। अब इसको जोड़ते समय कैसे जोड़ेंगे? आधा प को जब हम य से जोड़ेंगे तो खड़ी पाई हटकर वह दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ जाता है। जो आपकी सीधी रेखा है वो हटकर दूसरे के साथ जुड़ जाता है। जो सीधी रेखा को हम खड़ी पाई बोलते हैं। तो बन गया पाई। पाई से शब्द सोचिए तो क्या बना? प्यार। ऐसे ही आधा ध जब य से जुड़ा तो हमने खड़ी पाई हटा दिया और आधा ध को हमने या से जोड़ दिया, ये बन गया धई, और इससे शब्द बना ध्यान। इसी प्रकार आधा स जब व से जुड़ेगा तो बन गया सब, इससे शब्द बना स्वयं। इसी प्रकार आधा स जब न से जुड़ा तो खड़ी पाई हटकर आधा स को ना से जोड़ दिया गया तो बन गया स्नान। इसी प्रकार आधा न जब न से जुड़ा तो बन गया नन। देख रहे हैं, आप खड़ी पाई हटा के आधा न को पूरे ना के साथ जोड़ दिया तो बन गया गन्ना। इसी प्रकार आधा ला से जुड़ा तो बन गया लल, और खड़ी पाई हटा के आधा ला को ला से जोड़ दिया गया, इससे शब्द बना बिल्ली। तो आपने इसमें क्या जाना? आपने जाना जो अंत में खड़ी पाई आती है उस खड़ी पाई को हटाकर जो आधा व्यंजन है उसे दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाता है। ये तो हुआ आपका खड़ी पाई वाले व्यंजन, पूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन। अब मैं आपको बता रही हूँ दूसरे नंबर पे अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण। अधूरी पाई खड़ी वाले क्या होते हैं? इस वर्ग में केवल 6 वर्ण आते हैं। अब आप इसमें जानना अच्छे से, इस वर्ग में केवल 6 वर्ण आते हैं। कौन कौन से हैं? ट, देखो इसमें कोई भी आपको खड़ी पाई दिख रही है? नहीं, अधूरी है, आधा है। थ, ड, ढ, द, हा, ऊपर से आधा शुरू हुआ लेकिन पूरी खड़ी पाई नहीं है। तो 6 व्यंजन वर्ण हैं। कौन कौन से अधूरी वाले? ट, ठ, ड, ढ़, द, हा। अतः इन्हें हम गोलाकार वर्ण भी कहते हैं क्योंकि ये गोलाई की तरह से होता है। संयुक्त व्यंजन के रूप में लिखते समय इन वर्णों के नीचे हम क्या लगाते हैं? हलंत लगा देते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कैसे। देखो, जब आधा ट को हमने ट से जोड़ा तो टट बना, मैंने इसमें सिर्फ क्या लगाया? हलंत, आधा ट का हलंत लगा तो टट, टट से शब्द बना मिट्टी। इसी प्रकार आधा ड में ड जोड़ा तो बना डड, ड के नीचे क्या लग गया? हलंत, तो ये बन गया अड्डा, इससे शब्द। इसी प्रकार आधा ह में म जोड़ा तो बन गया हम, और आधा ह को जब म से जोड़ा तो इससे शब्द जो बना वो बना ब्रह्म। इसी प्रकार आधा द में व जोड़ा तो क्या बना? दव, और इससे शब्द बना विद्वान। देखिए, हमने इन वर्ण जो गोलाकार व्यंजन हैं, जो आधे हैं व्यंजन, उनके नीचे क्या लगाया हमने? हलंत का चिन्ह लगाया। हलंत का चिन्ह कैसे होता है देखिए आप। इसी प्रकार आधा द में या जोड़ा दय, जिससे बना विद्या। इसी प्रकार आधा द में द जोड़ा तो बना दद, हलंत लग गया गद्दी। इसी प्रकार आधा ह में ना जोड़ा तो बना हन, चिन्ह। इसी प्रकार आधा ड में ढ जोड़ा तो बना डढ़, जिससे बना बुढ़ा। तो अगर कुछ समान व्यंजन मिलकर भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं, जैसे आधा ना में ना जोड़ा तो नन, आधा टा में टा जोड़ा तो बना टट, आधा ला में ला जोड़ा तो लल,
तो ये सब क्या होते हैं, जब वही व्यंजन उसी व्यंजन से जब मिलते हैं उसे कहते हैं द्वितीय व्यंजन। उसे कहते हैं द्वितीय व्यंजन। इसे द्वितीय व्यंजन नहीं कहेंगे। आधा ह में जोड़ा म तो ये द्वितीय व्यंजन नहीं है। आधा ड में ड जोड़ा तो आपका ये द्वितीय व्यंजन है, क्योंकि ये एक ही शब्द है, एक ही वर्ण है जिसे हमने जोड़ा है। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम। तीसरे नंबर पे है बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण। बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण क्या है? इस वर्ग में कोई भी खड़ी पाई नहीं होती। तो ये कौन से दो व्यंजन है? इसमें दो ही हैं व्यंजन वर्ण, एक है छ और एक है र। कौन कौन से? छ और एक है रा। इससे कोई भी शब्द नहीं बनता। रा व्यंजन को मिलाकर लिखे जाने वाले नियम आगे मैं अभी बताऊंगी आपको। रा वाले नियम आपके अलग होंगे, तो जानते हैं रा वाले नियम क्या है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आपको लिखकर भी बताया खड़ी पाई कैसे थी, सीधी होती है ना। चलिए अब र व्यंजन की हम संयुक्त रूप जानते हैं। जब आधा र स्वर में मिलता है तो हम क्या करते हैं? हम पूरा र ही उसे पढ़ते हैं। अगर आधा र में कोई भी स्वर जुड़ेगा हम उसे र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? र। ठीक है, जब र व्यंजन किसी स्वर के साथ मिलाकर बोला जाता है तब उसे हमेशा पहले वर्ण अर्थात र से ही लिखा जाता है। जैसे आधा र में आ जोड़ा तो बन गया रा, म में आ जोड़ गया तो मा, राम। इसी प्रकार आधा र में ओ जोड़ा तो क्या बन गया? रो, यस। ग में ई जोड़ा तो क्या बन गया? गी, रोगी। इसी प्रकार आधा र में ए जोड़ा तो क्या बना? रे। आधा त में आ जोड़ा तो क्या बना? त, तो क्या बन गया? रेत। इसी प्रकार आधा र में आ जोड़ा तो क्या बन गया? आधा र में ऊ जोड़ा तो क्या बना? रू। प में आ जोड़ा तो क्या बन गया? प। और या में आ जोड़ा तो क्या बना? या, तो क्या बन गया? रुपया। तो ये इसका रूल है कि आधा र में जब स्वर जड़ता है तो आप पहले र लिखेंगे, उसके बाद उसका स्वर की मात्रा चिन्ह लगेगी। अगर आधा र में व्यंजन जुड़ता है तो वो रेफ की मात्रा बन जाती है। ठीक है, तो क्या बन जाता है? वो र दूसरे व्यंजन दूसरे वर्ण के ऊपर चली जाती है। वर्ण वो चेक, जैसे ध में आ जोड़ा था क्या बना? ध। र म अ, अब ये र आ गया बीच में, ये र जाएगा माँ के ऊपर। देखिए ध में आ जोड़ा तो ध, माँ में आ जोड़ा तो माँ। अब ये र कहाँ जाएगा? र जाएगा माँ के ऊपर, तो ये बन गया धर्म। इसी प्रकार क में आ जोड़ा तो बना क, माँ में आ जोड़ा तो माँ। अब यहाँ पे कर्म आ रहा र ये चला जाएगा माँ के ऊपर। तो जब र जो है, रा के बाद व्यंजन है, स्वर नहीं व्यंजन। देखो यहाँ रा से पहले क्या है? स्वर है, तो हमने इसको इसी के साथ जोड़ के लिखा। लेकिन ये र आपका रा के बाद व्यंजन दिया है, इसलिए र अगले व्यंजन के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जो दिया गया है उस व्यंजन के ऊपर जाएगा जो अगला। तो ये है आपका रूल। व जमा आ जुड़ के बना वा, र क्षा आ बन गया, क्षा के ऊपर अरा बन गया। क्यों? क्योंकि र के बाद हमें दिया गया है व्यंजन। तो जब र के बाद अगर व्यंजन दिया जाता है तो ये इसके ऊपर जाता है। अगर र में स्वर दिया जाता है तो ये इसके साथ स्वर की मात्रा चिन्ह लगता है। और र में अगर र के बाद व्यंजन दिया जाता है तो इस व्यंजन के ऊपर आपका र का प्रयोग अर्थात रेफ का प्रयोग होता है। तीसरा है व्यंजन जमा र। अगर पहले व्यंजन है फिर र है तो आप क्या करेंगे? आप पदेन का प्रयोग करेंगे, उसके नीचे पदेन की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे भ के बाद रा है, देखिए आप यहाँ पे ध्यान से दीजिए, ये व्यंजन पहले है, र बाद में है, तो हमने यहाँ पदेन की मात्रा लगाई, तो ये बन गया भ्रय। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क व्यंजन पहले है, र बाद में है, तो क्या बन गया? क्रय। यहाँ पै व्यंजन पहले है, र बाद में, तो क्या बन गया? प्रय। तो जब पहले र हो तो हमने क्या करना है? व्यंजन के ऊपर लगाना है। अगर व्यंजन पहले हो, र बाद में है,
तो हम उसके नीचे पदेन की मात्रा लगाएंगे, उसे हुक का चिन्ह भी है, इसे कहते हैं पदेन की मात्रा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखने की बातें क्या हैं आपको पता होना चाहिए र का प्रयोग किस प्रकार हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया, ध्यान रखिए, आदर्शा में र जुड़ा तो क्या बन जाता है, वो श्रेय बन जाता है। उसको हमने कोई ये लिखना श के नीचे जो है र की मात्रा ऐसे हुक वाला चिन्ह नहीं, वो श्रेय बन जाता है, क्योंकि आदर्शय जमा र मिलकर बनता है श्रेय। और गोलाकार व्यंजन में क्या बताया था मैंने, उसमें क्या लगता है, हलंत। बिल्कुल सही, हलंत के साथ आपका, इससे हलंत लगाते समय आपका दो तरीके के चिन्ह हो जाते हैं। एक तो आपका हलंत ऐसे होता है, एक इस टाइप से भी बन जाता है। तो आप देखेंगे कि आपको हलंत चिन्ह का लगाना प्रयोग जरूरी है। और जो री मात्रा होती है वो री का ही मात्रा चिन्ह लगता है, वो रै का रूप नहीं होता, वो री की मात्रा चिन्ह होता है। आप पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन अक्षत्रज्ञ, मतलब संयुक्त व्यंजन का जब हम दो व्यंजनों को जोड़ कर दिया गया है वो संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे आदक्षा जमा आदक्षा जमा आधा क जमा आधा क्ष जमा आ मिलकर बनता है अक्ष। आधा त जमा आधा र जमा आ मिलकर बनता है त्रय। आधा ज जमा आधा णी जमा आ मिलकर बनता है ज्ञ। उदाहरण के तौर पे इनसे शब्द देखते हैं, अक्ष से बना रक्षा, भिक्षा, कक्षा, पक्षी आदि। आधा त्रय से बना मित्र, पुत्र, रात्रि, पत्र। और ज्ञ से बना विज्ञान, आज्ञा, प्रतिज्ञा, यज्ञ आदि। तो आपने जाना किस प्रकार ये संयुक्त व्यंजन बने हैं अक्ष त्रय ज्ञ। आगे में मैं आपको समझाऊंगी। अभी आपने देखा इनसे मिलकर बनता है ये व्यंजन और इनसे शब्द बने ये। तो अब आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे पाठ 6 शब्द। अभी आपने पाठ 5 संयुक्त व्यंजन और उनका लेखन के बारे में जाना। अब हम पाठ 6 शब्द को दोहराते हैं। शब्द क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन ध्वनियों के मेल से बने जिस समूह का अर्थ निकले वही शब्द है। क्या बोला मैंने, स्वर और व्यंजन ध्वनियों के मेल से बने जिस समूह का अर्थ निकले वही शब्द है। अब आप जानेंगे मात्राओं के बारे में। ये जो है स्वर होते हैं, अ आ इ ई उ ऊ री, ए ए ओ औ, ये हमारे स्वर होते हैं। और इनकी मात्रा चिन्ह क्या होते हैं जाने। अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, अमात्रिक का। आ का मात्रा चिन्ह इस प्रकार होता है। ई का मात्रा चिन्ह व्यंजन के आगे से लगता है। बड़ी की मात्रा का जो मात्रा चिन्ह है वो व्यंजन के पीछे से लगता है। उ व्यंजन के नीचे से लगता है। ऊ व्यंजन के नीचे लगता है। री व्यंजन के नीचे गोलाकार टाइप में लगता है। ए व्यंजन के ऊपर लगता है। ए व्यंजन के ऊपर 2 मात्रा लगती है। ओ खड़ी पाई के ऊपर 1 मात्रा चिन्ह लगता है। औ खड़ी पाई के ऊपर 2 मात्रा चिन्ह लगते हैं। तो आपने जाना कि किस प्रकार मात्राओं के चिन्ह लगते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन क्या होते हैं, अभी आपने स्वर जाना, अब आप जानेंगे व्यंजन। व्यंजन को जानने के लिए पहले हम देखते हैं संस्कृत से प्राप्त व्यंजन वर्ण है सिर्फ आहा। और नासिक के व्यंजन मतलब जो नाक से बोला जाता है वो है अंग। और व्यंजन क्या होते हैं, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ
प फ ब भ, य र ल व, श श स ह। और यहाँ पर जो जो पंचम वर्ण होते हैं, इया, इणी, अणा, न, म और अंग, ये नासकीय व्यंजन होते हैं जिन्हें नाक से बोला जाता है। जैसे अब आप जानेंगे कोई भी शब्द कल, ये कैसे बना, अब आप जानिए। ये जो व्यंजन है इसमें स्वर जुड़ा होता है। क जो बना है वो व्यंजन आधा क में अ के जोड़ से ये क बना है। और ल बना है आपका, ल बना है आधा ल में आ जुड़कर, तो ये बना कल। इसी प्रकार नमक देखिए, आधा न में आ जुड़कर बना न, आधा म में आ जुड़कर बना मा, और आधा क में आ जुड़कर बना क, नमक। अब अगला देखते न, आधा न में आ जुड़कर बना ना, आधा ट में आ जुड़कर बना टा, आधा ख में आ जुड़कर बना खा, और आधा ट में आ जुड़कर बना टा, तो क्या बन गया, नटखट। और देखते हैं अब आ की मात्रा का भी मैं आपको बताती हूँ, आ ई का। जब ये बा आपको दिख रहा है, ये आ की मात्रा का चिन्ह है, तो आधा बा में आ जुड़ा तो बना बा, ठीक है। दा बना आधा दा में आ जुड़कर बना दा, और म बना आधा म में आ जुड़कर बना म, तो क्या बन गया, बादाम। इसी प्रकार से तार देखिए, सी बना स में छोटी की मात्रा, तो ई लिखा मैंने, सी। ता बना आधा तय में आ जुड़कर बना ता, और र बना आधा र में आ जुड़कर बना र, तो क्या बन गया, सितार। अगला है मछली, म बना आधा म में आ जुड़कर बना माँ, छ में बना आधा छ में आ जुड़कर बना छा, और ली बना आधा ल में ई जुड़कर बना ली। तो देखा आपने, अभी देख लेते हैं। आपको सिर्फ देखना है जब मात्रा नहीं है तो इसमें अ जुड़ा होगा, अगर कोई मात्रा है तो वो मात्रा लिखनी है, ठीक है। ध किससे बना, अब इसमें कोई मात्रा नहीं है तो आधा ध में अ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। नु, तो न में कौन सी मात्रा है, उ, छोटा उ, तो हमने लिख दिया आधा न में उ का जोड़ करके लिखा नु। श बना आधा क्ष में ए, क्योंकि कोई भी मात्रा चिन्ह इसमें नहीं लगी व्यंजन में। इसी प्रकार सूरज देखिए, सु, स में बड़ू की मात्रा है तो स में उ लिख दिया आधा स में। आधा जब लिखते तो हम नीचे हलंत लगाते हैं, र में कोई भी मात्रा नहीं तो ये आधा र में आ का जुड़ा है, और जा है बना आधा ज में अ से, ये बन गया सूरज। इसी प्रकार ठ, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो इसमें ठ में अ का जुड़ा हुआ है, ठीक है। थे, ठ में ए, तो मैंने लिख दिया ठ में ए लिख दिया, और रा, रै में आ है इसलिए मैंने रै में आ लिखा, तो ये शब्द बना ठटेरा। अब हम इसको जोड़ के भी पढ़ लेते, थ में ए जोड़ा तो बना थ, ठीक है। ले में आ जुड़ा तो क्या बना ला, तो ये क्या बन गया, थैला। अब हम इसको भी ऐसे पढ़ के देखते, आधा ब में ओ जुड़ा तो क्या बना बो, आधा त में ए जुड़ा तो क्या बना त, और आधा ल में आ जुड़ा तो क्या बन गया ल, क्या बन गया, बोतल। अब देखिए अगला, आधा त में औ जुड़ा तो क्या बना तो, आधा ल में ई जुड़ा तो क्या बना ली, आधा य में आ जुड़ा तो क्या बना या, तो क्या बन गया, तौलिया। समझ लिया आपने किस प्रकार ये शब्द बने हैं। तो आप जान गए हैं शब्द बनाने के लिए ध्वनियों को ऐसे क्रम में लिखना जरूरी है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता। व्यंजन पाठ 5 में हमने क्या जाना था, हमने सीखा था जब भी किसी शब्द में एक से अधिक व्यंजन एक साथ मिलाकर या संयुक्त रूप से बोले जाते हैं तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और क्या जाना, हिंदी में रै व्यंजन के संयुक्त रूप की प्रक्रिया। जब
रै के बाद स्वर आता है तो हम उसकी मात्रा लगाते हैं रै के साथ, और जब रै के बाद व्यंजन आता है तो क्या लगाएंगे हम, अगले व्यंजन के ऊपर जाता है। अगर व्यंजन पहले हो और रै बाद में आएगा तो हम क्या करते हैं, उसके नीचे जो है इस प्रकार का चिन्ह, पदेन का चिन्ह लगाएंगे। तो और हमने शब्द में क्या सीखा, शब्द में हमने सीखा ध्वनियों के सही मेल से ही शब्द बनते हैं। किसके मेल से बनते हैं, ध्वनियों के मेल से। शब्द बनाने में स्वर और व्यंजन ध्वनियों का मेल होता है। शब्द बनाने में स्वर और व्यंजन ध्वनियों का मेल होता है। और क्या जाना, ध्वनियों के इस मेल का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। और क्या जाना, वाक्यों में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब हम जानते हैं अपना गृह कार्य। आज आपका गृह कार्य रहेगा प्रदत्त कार्य करो। आज आपका गृह कार्य क्या रहेगा, प्रदत्त कार्य करो। सबसे पहला प्रश्न प्रदत्त कार्य में दिया गया है, पहले व्यंजन वर्ण को बिना स्वर के अलग वर्ण के साथ मिलाकर लिखें। जैसे ये पूरा क है, इसको आपने क्या करना है, हटाकर आधा करके पूरा इसके साथ मिलाकर लिखना है। पहले व्यंजन वर्ण को स्वर से अलग करके दूसरे व्यंजन के साथ मिलाकर लिखना है। और दूसरा प्रश्न मैंने दिया है आपको, चित्र देखकर संयुक्त व्यंजन वाले शब्द लिखिए। जो चित्र दिए गए हैं उनके आपको संयुक्त व्यंजन वाले शब्द लिखने हैं। तीसरा मैंने दिया, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले शब्द लिखिए। इनसे जो शब्द बनते हैं वो शब्द आपको सोचकर लिखने हैं। प्रश्न में दिया है, ध्वनियों को जोड़कर शब्द बनाइए। ये आपको दिए हुए हैं, इसको आपने क्या करना है, जोड़ना है, और आपको इसका क्या बनाना है, शब्द बनाने हैं। क्या बनाना है, शब्द बनाने हैं। ठीक है, आपको बताया था जिस प्रकार इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, इनके अंदर ये मिलकर क्या बनेगा शब्द। आपको सोचकर इसे पूरा करना है। तो सभी बच्चे पहले अच्छे से प्रश्नों को पढ़ना, उसके बाद ही आप इन उत्तरों को करना। धन्यवाद।